ये आई क्या होता है? आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो आई से पता चलता है। ठीक है, ये दो चीजें पहले आपको मालूम होनी चाहिए। ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आई और एच एक्चुअली में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दे आर इंडीड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एच बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, लेकिन इन रियलिटी मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शन एच, और होता ही है ये। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि जब आप एच को चेंज करते हो ना, तो आई रैपिडली चेंज नहीं होता है, थोड़ा लैगिंग करने लगता है। आई लैग्स, मतलब आई थोड़ा डिले होता है, मतलब इसकी आई में जो चेंजेस आती है वो थोड़ा देरी से आती है। आई लैग्स बिहाइंड एच, और उसी को हिस्ट्रेसिस कहा जाता है। हिस्ट्रेसिस इज द लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड द एच, तो दैट इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस। ठीक है, तो उस पर ध्यान दो। ये मैंने आपको इफ यू रिमेम्बर ग्राफ के हेल्प से एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। देखो वो ग्राफ नाउ, ये वाला ग्राफ। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपने नोटबुक में बनाया होगा तो ये ग्राफ मैंने बनवाया था। ठीक है, इसमें ये दो न्यू वर्ड्स आए थे, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। याद है? ये दो वर्ड डिस्कस हुए थे, यस। रिटेंटिविटी एंड यस। कोर्सिविटी। आज मुझे क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले तो एक काम करो, आपने अगर वो लास्ट टाइम नोटबुक में लिखा है सब जो मैं लिखवा दूँ, ओके ओके, वो नोटबुक आप ओपन करो, ग्राफ देखो, सेम ग्राफ टेक्स्ट बुक में भी है सामने आपकी स्क्रीन पे। 2 मिनट मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम। प्लीज अपनी नोटबुक में गो थ्रू करो व्हाट यू हैव रिटन इन द हिस्ट्रेसिस टॉपिक। हिस्ट्रेसिस में जो जो भी चीजें लिखी हैं आपने, एक बार गो थ्रू करो। उसमें से जो चीज नहीं समझ में आ रही है ना कि सर ये याद ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तब बोलो आई विल एक्सप्लेन दैट वंस अगेन, बट पहले जो करवाया है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, गो फॉर इट। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, देख लो हिस्ट्रेसिस में क्या क्या लिखा है। हम्म, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आ रही है उसमें, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी को समझो पहले। ये दो चीजें, रिटेंटिविटी याद आ रहा है? इट्स अ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन दैट रिमेन्स इवन इफ एच बिकम जीरो। जो आई रह जाता है, द आई विच रिमेन्स, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, इवन दो व्हेन यू मेक एच जीरो, एच जीरो करने पे आई भी जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, थोड़ा रह जाता है वो, तो दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी क्या है? वो जो आय रह गया है आपका, उस आय को रिमूव करने के लिए जो नेगेटिव एच लगाना पड़ता है, एच इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक चीज और लिखवाई होगी, जो मटेरियल्स का रिटेंटिविटी लो होता है और कोर्सिविटी भी लो होता है, देख लो कहीं वो लिखा होगा, द मटेरियल्स विच हैव अ लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, वो किसके लिए यूज करना जरूरी है, कौन किसके लिए सुटेबल है वो, टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। वही होते हैं कि जब तक आप करंट पास करोगे इट शुड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो उसमें मैं चाहूंगा कि ज्यादा रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ना हो, दे शुड हैव अ लो रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। अगर पॉइंट नहीं समझ में आ रही है तो आप बोल सकते हो, आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। हो गया रिवाइज? कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल एक्सप्लेन। सर रिटेंटिविटी बताना है। रिटेंटिविटी क्या होती है वो बताऊं? यस। ठीक है,
एक सेकेंड। सी, सबसे पहले ना मैं आपको ग्राफ के थ्रू तो नहीं बता रहा हूँ, जस्ट नॉर्मली ऐसे फिजिकली बता देता हूँ क्या है। देखो, इमेजिन दैट ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। हिस्टेरिसिस फेरोमैग्नेट्स के साथ ही होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन हो गया, सब आयरन है। ठीक है, आपको डोमेन्स याद होंगे कि आयरन में डोमेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो अब एक बात बताओ, सपोज ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी लगा दिया, देखो ऐसे, जो बी का डायरेक्शन है वही एच का डायरेक्शन भी होता है। एच भी मैग्नेटिक फील्ड ही है अल्टीमेटली। एच इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बी और एच एक ही डायरेक्शन में है। आपको क्या लगता है, डोमेन्स याद है ना, डोमेन्स बनते हैं, डोमेन्स अपने आप को बी के डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे कि रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कैसे होंगे? अलाइन कर देंगे। वेरी गुड, ये देखो अलाइन कर दिए। देखो ये देखो, हाँ ठीक है, बात क्लियर हुई। अब एक काम करो, सपोज मैंने ये एच को डिक्रीज करना चालू किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा हूँ बैठ के, आहिस्ता आहिस्ता एच को डिक्रीज किया, बी भी डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बेसिकली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज करते करते मैंने एच को 0 कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पूरा हटा दिया। वी हैव जस्ट रिमूव्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो भी होता क्या है पता है, ज्यादातर डोमेन्स अलाइन ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेन रिमेन अलाइन। कुछ डोमेन होते हैं जो अलाइन नहीं हो पा, मतलब थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द थर्मल वाइब्रेशन, टेम्परेचर की वजह से होता है ये। मतलब थोड़ा सा अफेक्ट होगा कि कुछ जो डोमेन्स है ना वो यू कैन से रैंडम हो जाएंगे, ज्यादातर अलाइन अभी भी रहेंगे। अभी आप इसको देखो डायग्राम को, इसमें आप क्या बोलोगे? मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेटाइजेशन वो 0 हो गया है कि थोड़ा बहुत है मैग्नेटाइजेशन अभी भी? थोड़ा बहुत है। हाँ, तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप बोल रहे हो, आप खुद ही बोल रहे हो कि आई रिमेनिंग है इसमें भी, देयर इज सम रिमेनिंग आई, मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग है ना, तो उसको बोलते हैं रिमेनिंग आई। वो जो रिमेनिंग आई है ना, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। सपोज मैं अगर बोलूं कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग है वो 100 है, 100 एम्पियर पर मीटर, ये आई का यूनिट होता है। अगर मैं बोलूं कि 100 मैग्नेटाइजेशन इसमें अभी भी रिमेनिंग है, तो मैं बोलूंगा कि रिटेंटिविटी इस सब्सटेंस का 100 है, रिटेंटिविटी इज 100, ऐसा, समझा? यस सर। हम्म, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं और बता दूं, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, जो अभी मैंने अभी ओपन भी किया था, उसमें आप हिस्ट्री का ग्राफ देखोगे ना, तो वो एच वर्सेस आई नहीं लिखा गया, एच वर्सेस बी लिखा है, एच वर्सेस बी। ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चेक करो, ठीक है, क्योंकि जेई मेंस का पेपर और नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा ऑब्वियसली। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, नहीं तो ऑनलाइन कॉपी आप डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन ही देखो भले, अगर लेना है तो ले लो। उसमें आप देखो ग्राफ ऑफ हिस्टेरिसिस, देखो आप क्लास 12th में आता है ये, एच वर्सेस आई का ग्राफ होता है वो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है। एच वर्सेस बी दिखा है, मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है, वही सही रहता है। एनसीईआरटी ही मास्टर है, सबसे ऊपर वही है हमारा बुक। तो एच वर्सेस आई का मैंने आपको बोला था एक ग्राफ है, उस हिसाब से आपने लिखा है, इट्स अ ग्राफ ऑफ एच वर्सेस आई इन द हिस्ट्रीसिस। आपके टेक्स्ट बुक ने एच वर्सेस बी लिखा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर किसको फॉलो करें वगैरह, आप मेरा ही फॉलो करो, एच वर्सेस आई का ही लिखो। लेकिन क्या करना, अगर आप सपोज बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो, थियरी एग्जाम हुआ बोर्ड का, बोर्ड एग्जाम में तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां पे मैंने एच वर्सेस आई लिखवाया है ना, आप एच वर्सेस आई याद करो, और वो सही भी है, आप नेट पे भी चेक करो भले, एच वर्सेस आई लेके जाओ, आई की जगह वहां पे बी लिख देना वर्ड में सिर्फ, ठीक है। लेकिन कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एच वर्सेस आई का ग्राफ ही होता है वो। हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस नेवर ग्राफ ऑफ एच वर्सेस वी, एच वर्सेस बी, ठीक है, एच वर्सेस आई का ही ग्राफ है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, आई डोंट नो स्टेट गवर्नमेंट ने कैसा किया है। आपको अगर डाउट है कि शायद टेक्स्ट बुक राइट होगा, शायद सर ने गलत पढ़ा है, हो सकता है डाउट, नो डाउट, तो उसमें आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक बार चेक कर लो। आई कैन गारंटी यू कि जो मैंने पढ़ा है वो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, और इंटरनेट पे जाके दूसरी वेबसाइट्स वगैरह चेक करो, आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का मुझे वो नहीं पता क्यों ऐसा कर रहे हैं वो, ठीक है।
पहले तो जब 2-3 साल पहले जब सिलेबस पुराना था उस टाइम पे तो ये टॉपिक हिस्ट्री से डाला ही नहीं था टेक्स्ट बुक में। अभी डाला है तो पता नहीं क्यों H वर्सेस B डाल दिया उसको। इट्स एक्चुअली H वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, समझी बात? ठीक है, हिस्ट्रेसिस मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। द सब्सटेंस विच आर हैविंग लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी, मैंने कहा था वो किसके लिए यूज होते हैं? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सॉफ्ट आयरन बताया था, है ना? सॉफ्ट आयरन Yes. एग्जाम्पल ऐसे मटेरियल का है, सॉफ्ट आयरन। ओके, the materials which are having high retentivity and high coercivity, मतलब रिटेन भी ज्यादा करते हैं और उनको कोएर्सिविटी भी उनकी ज्यादा होती है, ऐसे मटेरियल सुटेबल होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट्स। इसका एग्जांपल मैंने स्टील बताया था आई थिंक, इसलिए परमानेंट मैग्नेट हमेशा स्टील से बनता है। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ, जो मटेरियल्स की लो रिटेंटिविटी लो होती है, कोएर्सिविटी लो होती है, कि दोनों लो 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 रहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को सॉफ्ट मटेरियल्स भी कहा जाता है। सॉफ्ट मटेरियल्स या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो वी कैन से, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, जिनकी रिटेंटिविटी हाई रहती है, कोएर्सिविटी हाई रहती है, हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी, ऐसे मटेरियल्स को हार्ड मटेरियल्स कहा जाता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, देखो रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि आप एक तो वो अपने अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजेशन स्टोर करके रखेंगे, और बाद में वो मैग्नेटाइजेशन को निकालने के लिए, मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए आपको रिवर्स फील्ड भी, रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ऐसे मटेरियल्स को हार्ड कहा जाता है, दे आर वेरी हार्ड, सब कुछ ज्यादा रहता है उनका, हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी, तो दे आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, क्लियर? Yes. इसके साथ है ना आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, रिमेनिंग टाइम में जैसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड सम न्यूमेरिकल्स विल सॉल्व। ठीक है, न्यूमेरिकल से पहले आपको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इस चैप्टर की। ठीक है, लेट्स होप थोड़ा बहुत याद है आपको, बिल्कुल भूल तो नहीं गया ना, चैप्टर को पढ़ा होगा टेस्ट के टाइम पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा तो होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स सी द some MCQs, some numericals we'll see. Okay. देखो ये आपका जो टेक्स्ट बुक है वही है सामने आपके, इट्स अ टेक्स्ट बुक ओनली। देखो आपके इसमें मैं एक्चुअली थियरी क्वेश्चंस भी करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेनली हमारा आज थोड़ा फोकस न्यूमेरिकल्स पे है। न्यूमेरिकल ज्यादा काम आएंगे आपको इसमें एमसीक्यूज में, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। मैं न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, थियरी नहीं करा रहा हूँ लेकिन एक क्वेश्चन करा लेते हैं थियरी का। लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन ऑफ द थियरी, ये वाला। ये क्वेश्चन देख लो, थर्ड। Which of the following statement is correct for diamagnetic materials? याद है डायमैग्नेटिक कराया था मैंने। Yes. क्या आता है इनका? म्यू आर लेस देन 1 होता है, कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड लो होती है, कि ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, कि ऑल ऑफ अबव? All of above. All of the above. ये सब सही है एक्चुअली। अगर आपको 2 पॉइंट्स भी याद है तो आप कर सकते हो। मैंने इतना तो अच्छे से बताया था कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है जाय, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और उसके बाद लो भी रहती है, बताया था। बी ऑप्शन तो राइट है। उसका मैंने बताया था 1 प्लस जाय इक्वल टू म्यू आर होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो म्यू आर जो है वो लेस देन 1 ही आएगा। सारी पॉइंट्स करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करो, ये वाला सी। रीड दिस क्वेश्चन वंस, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। There is a rectangular magnet which is suspended freely and having a period of oscillation equal to t. It's broken into 2 equal halves, each having half of the original length, and one piece is made to oscillate freely.
ठीक है, इट्स ऑसिलेशन इज टी डैश, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ टी डैश अपॉन टी इज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ा सबने, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 4 सबने पढ़ा, ठीक है। देखो अभी एक्चुअली में ये जो है ना वो एक ऐसे टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है, जो शायद हमने आई थिंक कवर नहीं किया हुआ, मे बी ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट। हो गया सर वो। Time period of this oscillation, time period of this SHM of a magnet, the time period is 2 pi under root of I upon MB। बताया तो था एक बार शायद ये। Yes. देखो जिनको ये याद नहीं आ रहा है सर, ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सुन लो पहले, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनो और उसको विजुलाइज करो जो बोल रहा हूँ मैं। When you take one bar magnet and keep it inside a uniform magnetic field, okay, bar magnet is kept in a uniform magnetic field, then the bar magnet experiences a torque which is exerted by the magnetic field. There is a torque on the magnet due to the external magnetic field. The torque is mb sin theta. All of you are aware with that. Okay, वो torque की वजह से क्या होता है? Because of the torque, the magnet starts rotation. Of course, it starts rotation. But the conditions are made such a way. Conditions ऐसे होती है कि when M bar and B bar become parallel to each other, M bar and B bar, dipole moment and B become parallel to each other, torque becomes 0. ठीक है, तो torque कुछ ऐसा act करता है that because of the torque only, the magnet begins to oscillate. Magnet oscillate करने लगता है, उसको आप बोल सकते हो the magnet performs angular SHM, angular SHM करता है. And this formula that you can see on the screen, it's a formula for a time period of that oscillation, time taken for one oscillation. अब इस फॉर्मूला में राइट हैंड साइड पे देखो तो रूट ऑफ आई बाई एम बी है, इसमें जो बी है ना, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच मैग्नेट इज केप्ट, एम दिख रहा है, एम जो है इट्स अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मैग्नेट. किसी को याद है ये आई क्या है? ये आई क्या है? Intensity Moment of inertia. किसी बच्चे ने बोला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मुझे वही सुनना था, वो गलत बोल रहे हो आप. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है, आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जब ये फॉर्मूला मैंने कराई थी ना, उस टाइम पे मैंने आई बताया भी नहीं था कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो सकता है. आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मैग्नेट. सो आई होप ये कवर किया है कुछ लेक्चर्स पहले. तो चलो इसके ऊपर मैं अभी बता देता हूँ आपका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है. प्लीज लुक एट द डायग्राम. Suppose this is a bar magnet having this way. Okay, it's a bar magnet before it is cutting, before cutting the magnet, before it is cut. Okay, ये इसका टाइम पीरियड जो है ना ऑसिलेशन का, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ओके, ये इसका टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का. ठीक है, बाद में ने क्या किया, इसको कट करके दो पार्ट्स में कट कर दिया. ये देखो आपका मैग्नेट है, इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया ऐसे. मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे दो पार्ट्स में कट करोगे ना तो डायपोल मोमेंट आधी हो जाती है. याद है कुछ? डायपोल मोमेंट बिकम हाफ. ठीक है, कटिंग ऑफ अ मैग्नेट बताया था एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने. सब इसका डायपोल मोमेंट m है. ओके, इट्स अ मैग्नेट नॉर्थ साउथ. ओके, इसके ये दो पार्ट्स में मैंने इसको कट किया. देखो ऐसे ये दो पार्ट, तो ईच पार्ट इज हैविंग अ डायपोल मोमेंट m/2 एंड m/2. ठीक है, तो सोचो इसमें से भी क्या किया, एक पार्ट उठाया, वी ब्रिंग वन पार्ट और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. मैग्नेटिक फील्ड, उसने एक पार्ट को रख दिया ऐसे. इमेजिन, तो ये एक पार्ट भी ऑसिलेट करेगा लेकिन इसकी डायपोल मोमेंट m नहीं रहेगी ना, इसकी डायपोल मोमेंट होगी कितनी, m/2. तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है ना वो t डैश है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. इसको मैं लिखूंगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मैग्नेट डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट. आपने ही बताया m/2 होता है इनटू b. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी कि नहीं होगी. ठीक है, ठीक है, देखो याद करो, ये सब आपका ओरिजिनल मैग्नेट है, सीधे सा ये आपका ओरिजिनल मैग्नेट है. ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख देता हूँ. इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12. ये भी बताई थी मैंने कि ये यूज करनी है. ml²/12 इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो वो यहाँ पे जाएगी ना. हाँ, अब बताओ, इसको मैंने कट करके एक छोटा सा हाफ पार्ट में कट कर दिया. ये देखो ये इसका पार्ट है.
तो एक बार बताओ, कंपेयर टू द प्रीवियस मैग्नेट, कंपेयर टू द ओरिजिनल मैग्नेट, इसका मास भी आधा हो जाएगा और लेंथ भी आधी हो जाएगी ना। Yes. इसका मास में देखो m/2 ले लेता हूँ, लेंथ भी मैं इसकी l/2 ले लेता हूँ, तो ये ऐसे आएगा क्या? देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले, देखो इसमें कुछ गलत लगे तो बोलो। मास मैंने m/2 लिया है, लेंथ भी मैंने इसका l/2 ले लिया, मैंने फॉर्मूला वही यूज किया, ml²/12 ओनली यूज किया। तो एक बार बताओ, I dash is how many times of I? I dash कितने टाइम्स I होगा? या इट्स how much times smaller 4 than I? times. 8 times. 8 times. देखो 2 का स्क्वायर होगा, l/2 लिखा है मैंने, तो 19. l/2 का स्क्वायर होगा, लेकिन m/2 भी है ना, मास भी आधा हो गया ना, तो इसलिए 8 टाइम्स कम होगा, समझ सकते हैं? So easily you can find this one, that I dash is I/8. Okay. So ये यहाँ पे आप न्यू टाइम पीरियड जब लिखते हो ना, ये देखो न्यू टाइम पीरियड लिखा है, ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे 2π√I/mb, लेकिन I कितना लेंगे? I/8 m/2 इंटू बी। ये देखो ये न्यू टाइम पीरियड है, सीधा अभी आप T डैश लिख सकते हो सीधा। ओके, तो एक बात, ये जो मैंने लिखा है इज इट क्लियर? तो देखो ये 2 की टेबल आप 8 पे लगा लो, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो आएगा 2π√I/mb, और इधर 4 आएगा इधर, ठीक है। अब √4 कितना होगा? 2 होगा ना, तो 1/2 2π√I/mb, ऐसा हो जाएगा T डैश न्यू टाइम पीरियड। इसको देखो क्या है, ये T. ओरिजिनल टाइम पीरियड T। ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है T, ठीक, T डैश, राइट। तो बस हो गया, T डैश अपॉन T का रेशियो कितना आएगा? 1/2। 1/2. हाँ, एक मिनट, ये टेक्स्ट बुक में देख लो, ये 1/2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, देखो वो Yes. आएगा। यस। नोट डाउन द सॉल्यूशन इफ यू वांट, प्रॉपर्ली नोट करो, ठीक है स्टूडेंट। जस्ट एक सेकंड में आ रहा हूँ, आप तब तक नोट करो। सर ऊपर लेना थोड़ा। Okay, noted. So, okay, so this was a question. Fourth question we completed. ठीक है, इसके देखो फिफ्थ पे जा रहा है। Look at the fifth, everybody. फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये वाला। Okay. क्या लिखा है? There is a magnetizing field 360. कोई प्लीज मुझे बताओ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है, देखो कि क्या सिंबल है इसका? मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच लिखो अपनी नोटबुक में, H = 360। सर 1/600 आ रहा है। हाँ, वो अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, अब आपने कर लिया तो बेटर है। बाकी लोग देखो, उसका लिखा है इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B = 0.6 टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज द परमिएबिलिटी? ओके, परमिएबिलिटी ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, म्यू चाहिए, म्यू 0 नहीं, म्यू ओनली, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। सबने आई थिंक B और H दिया हुआ है, लिख लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने कुछ लेक्चर्स पहले बताया था, ये जो B होता है ना, B is given by mu times H, ठीक है। सपोज वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, किसी और मीडियम के अंदर मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनसाइड सम अदर मीडियम,
that is B. It is given by mu times, mu is the permeability of that medium, mu times H. H medium पे depending करता है. H क्या है? आई डोंट नो आप बच्चे कैसे पढ़ रहे हो, पीछे तो नॉइज है, पेरेंट्स बात कर रहे हैं बैठ के, कैसे चलेगा ये? हाँ अदिति अवार्ड, माइक ऑफ तो करो कम से कम, ठीक है? तो बी इक्वल टू म्यू एच, ठीक है? इसमें बी आपको गिवन है 0.6 म्यू, एच आपको 600 गिवन है आई थिंक, राइट? 600 के कुछ और गिवन है, 360 गिवन है आई थिंक. हाँ एच इज 360, बी ये देखो ये फॉर्मूला यूज करनी है, तो म्यू कितना आएगा? 0.6 divided by 360. Simple. It is same as 6 divided by 3600, which is 1 upon 600. Yeah. This is a permeability of that material जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में. ये बताई थी फॉर्मूला मैंने कभी, B equal to mu times H. Yes. Yes. ठीक है. So I hope questions are not that difficult. ठीक है. थियरी क्वेश्चन आप बाद में कर लेना, मतलब थियरी क्या अभी बताऊं मैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिटी भी दिया है नहीं समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ. सर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी दिया है टेक्स्ट बुक में. हाँ लेकिन ज्यादा उसका प्रॉपर नेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या दिया है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. देखो अगर, हाँ मैं सिंपल कर देता हूँ, अगर मैग्नेटाइजेशन वर्ड है ना, मैग्नेटाइजेशन, तो वो आई रहेगा, आई. मैग्नेटाइजिंग वर्ड है, मैग्नेटाइजिंग, यस तो वो एच होता है यूजुअली. मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी करके दिए. Yes sir, M से डिनोट किया, कैपिटल M से डिनोट किया मैग्नेटाइजेशन को ही. सर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को H दिया है इधर. वही प्रॉब्लम है ना, अलग अलग लोग अलग अलग बातें होती है, अलग अलग टेक्स्ट बुक अलग अलग चीजें लिखते हैं, वही कंफ्यूजन है. देखो मैंने जो करा है ना, थोड़ा सच बताऊं तो मैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, क्योंकि यूजुअली मैं सीबीएसई वगैरह को ही देखता हूँ ज्यादा करके, तो मैंने उस हिसाब से पढ़ा है और वो सही भी है. अगर आप लॉन्ग टर्म में नीट वगैरह देना चाहते हो तो वही सही है, ठीक है? बाकी ये टेक्स्ट बुक्स में कुछ मतलब नहीं, आई डोंट नो क्या लिखते रहते हैं, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग पढ़ा है प्रॉपरली, और जो बताया था सही था वो ऑलमोस्ट. बाकी थोड़ी बहुत चेंजेस हर बुक में रहती है अपने हिसाब से, तो एवरी बुक कैन नॉट बी कवर्ड. तो पढ़ो एक बार, और जो मैंने सिंबल यूज किया अब उसके हिसाब से जाओ तो भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी, ठीक है? थोड़ा बहुत नाम नीचे ऊपर हो सकता है. देखो अभी लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3. सी दिस क्वेश्चन नंबर 3. When a plate of material of size this much is located in a magnetizing field this much, सब दिया हुआ है, बी फाइंड आउट करना है. इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. यू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स. इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व देन आई विल स्टार्ट. ले लो 2 मिनट और ट्राई करो. बैठो बैठो चलो बैठो.
I hope you are trying this question, right? ठीक है, ट्राई करो. 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, 1 मिनट मोर आई एम हैविंग. उसके बाद मैं बता दूंगा, अदरवाइज ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो आंसर आ रहा है कि आई थिंक कराया था कि ये नहीं कराया था ना पहले. या स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या, और आई शुड स्टार्ट सॉल्विंग? टेल मी फास्ट. थर्ड क्वेश्चन हुआ कि कराना है? Say yes or no fast. Have you finished third question or I should start? जल्दी बोलो. सर करवाए पहले करवाया ना शायद ये. नहीं करवाया सर. ठीक है, अब मैं कराऊं कि आपको आ रहा है करने? जल्दी बोलो. Should I solve on the screen? Yes. ठीक है, look at it please. लिखा है द प्लेट की जो साइज है ना वो है 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर. ये तीनों मल्टीप्लाई करके आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा ना. लेंथ ब्रेथ वगैरह दिया है, ये तीनों मल्टीप्लाई करो तो आपको उस प्लेट का वॉल्यूम मिल जाएगा. 10 इंटू 0.5 ओके इंटू 0.2. ठीक है, कर लो. आपका अल्टीमेटली 1 आएगा. वॉल्यूम 1 है इसका आई थिंक, राइट? लेंथ ब्रेथ थिकनेस तीनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका वॉल्यूम मिलेगा उस मैग्नेटिक प्लेट का. ठीक है, कितना है वॉल्यूम प्लेट का? इट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2. प्लीज मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम. 1 आएगा. 1 सेंटीमीटर Yes. क्यूब. ठीक है, तो ये प्लेट का वॉल्यूम है. लुक एट द स्क्रीन. ठीक है, अब मैं आगे पढ़ूं तो लिखा है इसको एक ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है विच इज 0.5 इंटू 10⁴. ध्यान से नंबर को देखो. 0.5 इंटू 10⁴, इट मींस एक्चुअली 5000 बेसिकली. 5000 H दिया हुआ है. H जिसमें आपने रखा है ना उसको, H is 5000 एम्पियर पर मीटर. ओके, उसके बाद लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट जो इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज इंड्यूस्ड, वो दिया 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. डायपोल मूवमेंट जो बना है ना उसके अंदर वो दिया 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो उसके बाद यूजिंग दैट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड. बी फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड बी इन द रॉड. ओके, तो बी फाइंड आउट करना है. अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो. ठीक है, ठीक है, ये जो m दिया है, m इज अ डाइपोल मोमेंट. इसको अगर डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें तो किसी को मालूम है क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? Magnetic intensity. I होता है ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो 5 डिवाइड बाय 1 आएगा ना बेसिकली. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है और नीचे वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है. तो ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर अच्छी बात नहीं है ना. तो नीचे सेंटीमीटर का आप लिखोगे 10⁻² पावर मीटर. सेंटीमीटर को ऐसा लिखा 10⁻² मीटर, लेकिन क्यूब है तो ऐसा होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो प्लीज. 5 इंटू 10⁻6 आ जाएगा. Yes. अब देखो यूनिट भी अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो. न्यूमरेटर में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब है. कट करो, यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर. देख लो यूनिट भी प्रॉपर्ली मैंने फाइंड आउट करके दिया है. तो ये आपको मतलब आई मिल गया. ठीक है, दिस वी गॉट आई. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब बोलेंगे सर आई का भी करना क्या है? देखो मैं समझा देता हूँ. देखो सी, बी हमें बी चाहिए इनसाइड दैट मटेरियल ना.
बी इनसाइड दैट मटेरियल चाहिए हमको, ठीक है। तो एक बार एक इमेजिन करो ना, 2 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ इमेजिन करना। सोचो कहीं पे वैक्यूम है, वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैक्यूम में है, हाँ, तो मतलब मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से पास होंगी, वैक्यूम से पास होंगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, देखो B0 से। लुक एट द स्क्रीन। B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, ओके। अब सोचो वो वैक्यूम जो था ना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वो वैक्यूम में मैंने एक मटेरियल रख दिया, वैक्यूम की जगह पे मैंने मटेरियल रख दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से पास होंगी फिर, मटेरियल मटेरियल के। तो मटेरियल से। उससे क्या होता है, अब सोचो वो मटेरियल अच्छा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो और इन लाइंस को एनहांस करेगा। लाइंस की उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, वो एनहांस करेगा लाइंस को। लाइंस और बढ़ेंगी, लाइंस और बढ़ेंगी मतलब लाइंस की क्राउडिंग बढ़ेगी, लाइंस और ज्यादा पास होंगी, तो बी बढ़ेगा ना अल्टीमेटली। तो जो टोटल बी होगा ना, अब जो बी होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B0 प्लस सम एडिशनल बी ना। देखो ये देखो, टोटल बी विच इज इनसाइड दिस मटेरियल, लुक एट द स्क्रीन जो मैंने लिखा है, total B which is inside the material will be equal to B0. The B0 is a magnetic field when vacuum was there, plus some additional magnetic field due to that substance. ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, टोटल B, ठीक है। तो B0 प्लस एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड से करूंगा ये, ओके। अभी जो एडिशनल फील्ड है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो एडिशनल फील्ड है, ठीक है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, आई पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, मतलब छोटी सी फॉर्मूला है, ठीक है। एडिशनल फील्ड इज गिवन बाय म्यू0 आई, देखो देखो आपको वैसे पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज गिवन बाय म्यू0 इनटू एच। मैग्नेटिक फील्ड को म्यू0 एच लिखा जाता है, वो आप B0 को लिखोगे, B0 यू कैन राइट डाउन एज म्यू0 एच। बट ये जो एडिशनल फील्ड है ना, वो किसकी वजह से बनी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। एडिशनल फील्ड को लिखा जाता है म्यू0 इनटू आई। आई इज अ मैग्नेटाइजेशन, जितना वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा उतना वो ज्यादा फील्ड बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा है रिलेशन, टोटल फील्ड ऐसे मिलती है, ठीक है। सो इसमें आप म्यू0 को कॉमन ले सकते हो अल्टीमेटली, H प्लस आई, ठीक है। आपको एक जगह याद होगा, मैं बता, अब जिनको लग रहा है सर ये नहीं समझ रहा है इतना, एक याद करो, मैंने ये जो फॉर्मूला है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, याद है ये, ठीक है, यस ठीक है। ये मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया था आपको, याद है। अगर इसका हम लोग प्रूफ करते ना, तो उसमें ये आता बी एडिशनल इज म्यू0 आई, ठीक है। खैर मैंने उसका प्रूफ नहीं किया था। तुम एक काम करो, ये जो भी मैं करवा रहा हूँ इसको देख लो, अगर ये लगे कि नहीं सर ये नहीं इतना क्लियर, तो मैं आपको एक दूसरे मेथड से बता दूंगा, आई थिंक वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। फिर पहले इसको देख लो। तो एडिशनल फील्ड जो है इट इज गिवन बाय म्यू0 आई, और जो वैक्यूम में जो फील्ड थी वो म्यू0 एच होती है, दैट इज, तो ये फॉर्मूला बन रही है। आई विल गिव यू वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस। अब म्यू0 की वैल्यू जिनको याद है, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इट्स द वैल्यू ऑफ म्यू0। H जो है वो क्वेश्चन में गिवन था, आई थिंक H 5000 था, राइट। और I कितना मिला था, I आपको मिला 5 इंटू 10⁻⁶। क्वेश्चन में H गिवन है क्या, नहीं गिवन है, आई थिंक H गिवन रहा, हाँ Yes, sir. Even 5000 है। और I हमने फाइंड किया ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 5 इंटू 10⁶ आया था। लुक एट द स्क्रीन, ये है आपका, देखो तो 4 पाई, ओके, इंटू 10⁻⁷, ओके। इसमें आप 5 को कॉमन ले सकते हो, टेक 5 कॉमन, 10⁻³ को भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10⁻³। 5 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लो सीधा सीधा, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10⁻³ ओनली, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 5 20 पाई आ रहा है, इंटू 10⁻⁻⁴, और ये देखो 10⁻³ प्लस 1 को नियरली वापस 10⁻³ लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। ओके, सॉल्व करो, जितना मुझे दिख रहा है मुझे आंसर तो 2 पाई आ रहा है सीधा सीधा, ओके, राइट। 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14, 6.28, नियर अबाउट 6.28। अच्छा कितना दिया है, 0.626 दिया है, 1 मिनट। तो आई थिंक जैसे डेटा है उसके हिसाब से तो करेक्ट ही है ये। स्टूडेंट 6 पॉइंट आ रहा है, 0.6 तो नहीं आ रहा है। सर वो प्लस में 1001 होगा ना,
हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? 1001 मतलब 1001 ना, 1001 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 1000 ले लिया है। Yes. बच्चों क्या लगता है आपको, 1001 को 1000 ले सकते हैं ना? ठीक है। Yes. Yes. जो शगुन वगैरह मिलता है मंदिर वगैरह में, पंडित को देते हैं 1001 रुपया देते हैं, वो 1000 ही देखता है। मीन 1 रुपया क्या देखेगा वो? वन तो नेग्लिजिबल है 1000 के सामने। ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट रॉन्ग, कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है। जिनको लग रहा है कि सर ये मेथड नहीं क्लियर हुआ, एडिशनल फील्ड वाला जो बताया, तो एक काम करो, मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है। मुझे खाली इतना बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल निकालना है कि इन द वैक्यूम निकालना है? इनसाइड द मटेरियल निकालनी है ना? Inside the material. हाँ, तो बी इनसाइड द मटेरियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, अब यहाँ पे वैक्यूम का तो नहीं लेंगे, इनटू एच। इससे भी चलता है ये, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल इनटू एच ना। आपको ये याद होगा, एक चीज याद करो, म्यू ऑफ अ मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, इसको म्यू आर बोलते हैं ना शायद। Yes. Yes. तो इसको इधर शिफ्ट करो, म्यू ऑफ अ मटेरियल कैन बी रिटन एज म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू एच। ये दूसरा तरीका है, देखो इससे भी लेकिन सेम आंसर आएगा, देखना। म्यू जीरो तो मैं टच नहीं करूंगा कि म्यू जीरो की वैल्यू मुझे मालूम है, व्हाई शुड आई टच? म्यू आर को आप ये लिख दो, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू एच। ठीक है, ये बताया था। अब ससेप्टेबिलिटी को आप लिख सकते हो आई बाई एच, याद करो, ससेप्टेबिलिटी इज आई बाई एच ना, आई इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी इनटू एच होता है, याद करो ये। हाँ, अब देखो, अभी मैं इसको इससे करके दिखा दूं, म्यू जीरो की वैल्यू डालो, वैल्यू ऑफ म्यू जीरो इज 4.10⁻⁷ 1 प्लस। जिनको याद है आई, मुझे पता है कितना आया था, आई आया था 5 × 10⁻⁶, और एच कितना आया था 5 × 10⁻³ और वापस यहाँ पे एच है, which is 5 × 10⁻³ अंदर मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आएगा ऊपर जैसे। वही बोला ना, सेम ही आने वाला है वापस। Yes. ये देखो, ये ऑलमोस्ट ये 1000 है, ये भी 5 × 10⁻⁷ है, ये 4π × 10⁻⁷ है। खाली मेरा 6 पॉइंट आ रहा है और वहां पे 0.6 था ना, उसको मैं चेक करता हूँ एक बार क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेथड समझा, ये मेथड समझा क्या एटलीस्ट? ये मेथड से करो भले। Yes. ये देखो 10, वापस आप सॉल्व करो, ये 2π बैठेगा एंड में, 2π मतलब 6.28 होता है नियरली। ठीक है, वो 1001 लोगे ना, एग्जैक्टली 1001, तो आई थिंक 6.34 चला जाएगा। लेकिन 0.6 क्यों आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। आप लोग ने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, 1 cm³ ही आया था, कुछ और आया था वॉल्यूम? सर उसका आंसर 6 पॉइंट नहीं है, 6.29 तक है। हाँ वही, टेक्स्ट बुक में 0.6 दिया ना फिर। ठीक है। सर मास्टर की में चेक किया तो 6.28 है। हाँ स्टूडेंट, आई थिंक आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, जिनको वो लगता है ना, कुछ बच्चे, मतलब मैंने आपको पहले बोला, वो हिस्टैरिसीस का ग्राफ भी जो है एच वर्सेस आई होता है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एच वर्सेस बी दिया हुआ है। कुछ बच्चों को ना कितना भी बोलो, बोले नहीं सर टेक्स्ट बुक कैसे रॉन्ग होगा, आप ही शायद कुछ गलत कर रहे हो। तो अभी आप आंसर्स देख लो, यहाँ तक आंसर भी मैच नहीं हो रहा है, कितनी मिस्टेक्स हैं बुक में। ठीक है, तो ठीक है, जो गलतफहमी कभी कभी रहती है बच्चों की कि टेक्स्ट बुक रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, मत रखो। टेक्स्ट बुक में इनफैक्ट ज्यादा मिस्टेक्स होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन 4 ट्राई करो 1 मिनट आप, ट्राई 4th क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ जी मिश्रा जी बोलिए। हाँ हाँ, है तो ठीक है, बैठे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आ रहे हैं मतलब आहिस्ता अभी ठीक हो रहे हैं। कल या तो मैं परसों का ही सोच रहा हूँ, कल या मैक्सिमम परसों तक तो बुला लूंगा। मैं कल तक लिया है मैंने छुट्टी, परसों से तो मेरे को भी ऑफिस जाना है, काम है, तो कल या परसों में एक कर देता हूँ। नीचे नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद आता हूँ सर, थोड़ा 10 मिनट में आप आ जाओ, फिर कॉल करो। 10 मिनट मैं उतर नहीं पाऊंगा नीचे। हाँ तो बाबा मैं ऑफिस के काम में बैठा हूँ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं 10 मिनट के बाद नीचे उतरता हूँ। थोड़ा आप वेट करो, नहीं तो या तो थोड़ा चक्कर मार के आओ, आ जाओ 10 मिनट में मैं मिलता हूँ। अभी पूरे 10 बजे खत्म होगा मेरा काम, अभी 9:50 हुआ ना, देख लो, तो पूरे 10 बजे खत्म होगा, 10 बजे आता हूँ मैं।
या ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया हुआ देखो, एक रॉड है, मैग्नेटिक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है. 4000 एम्पियर पर मीटर एज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H दिया हुआ है. Flux passing through the rod is this much. Find out the relative permeability, magnetic susceptibility and magnetization of the rod. Question I hope सबने पढ़ लिया है. Hint I am providing, hint मैं दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप करो. Look at this diagram. देखो सपोज ये एक मैग्नेटिक रॉड है, इट्स आयरन की रॉड है सपोज. इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है. इसके अंदर से ऐसे जो फ्लक्स जा रहा है ना, मैग्नेटिक लाइंस जो जा रही है, फ्लक्स को मैं फाई लिखता हूँ. फाई भी गिवन है और H भी गिवन है. ये तीन चीजें गिवन है. ठीक है, तो अब क्या करो, सबसे पहले फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दो. फ्लक्स बाय एरिया से क्या मिलता है एनीबॉडी? बी मिल जाएगा. इसके रॉड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगी बी. फिर आप काम करो ना, बी को ऐसे लिख सकते हो, बी इक्वल टू म्यू ऑफ दिस मटेरियल, म्यू ऑफ दिस रॉड इनटू H. B inside the rod is given by mu of this rod into H. तो B आप ले लेना, फ्लक्स अपॉन एरिया से मिलेगा. H भी गिवन है, B आपको मिला, तो इससे आप म्यू ऑफ रॉड निकाल सकते हो ना. ठीक है, जब एक बार म्यू ऑफ रॉड मिल जाए, म्यू ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय म्यू जीरो कर लेना. उससे क्या मिलता है पता है? म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको इससे मिलेगा, म्यू ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय म्यू जीरो करके. ठीक है, और एक बार म्यू आर मिल गया तो म्यू आर को लिखो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. तो ससेप्टिबिलिटी आपको कैसे मिलेगा? म्यू आर -1 करके. ठीक है, और लास्ट में आई भी पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई कैसे मिलेगा, एनी आइडिया? सर I is equals to chi H. वेरी गुड. चलो जो स्टूडेंट मतलब पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उनको फॉर्मूलाज भी क्लिक हो रही हैं अभी. आई इक्वल टू ज़ाई इनटू H. ठीक है, आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस ऐसे मतलब माइक ऑफ करके बैठ गए हैं, बस ऐसे देख रहे हैं टाइम पास ये सर सर. ठीक है, आप खुद देख लो, मैं फॉर्मूलाज पूछ रहा हूँ, अभी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं. मींस इट्स वेरी मच पॉसिबल टू डू दिस चैप्टर. आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा होगा, जो दोज आर नॉट पेइंग अटेंशन. अब देख लो, आपने लॉस कर दिया है और बाकी बच्चे जिन्होंने ध्यान दिया है उनको आ रहा है अभी करने. ठीक है, तो I इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू H होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा मेथड बता दिया मैंने. देखो आ रहा है क्या, आंसर्स मिल रहे हैं? Yes sir. चलो अब मैं क्वेश्चन 5th क्विकली स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या दिया देखो. देखो, work done for rotating a magnet with a dipole moment m through 90 degree from its magnetic meridian is n times the work done to rotate it through 60 degree. Find the value of n. ठीक है, अगर अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, रीड द क्वेश्चन 5, तो एटलीस्ट इतना तो समझेगा ना कि ये क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल. डाइपोल को रोटेट करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर ये बेस्ड है. इसकी भी मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाई है, जिनको याद है. When you rotate the dipole from θ1 angle to the θ2 angle in the magnetic field, okay, the work done to rotate a magnet from θ1 angle to θ2 angle in a magnetic field, it's given by mb cos θ1 minus cos θ2. कुछ देखी देखी लग रही है फॉर्मूला, कभी लग रहा है Yes. करवाई थी, ऐसे नहीं है कि नहीं कराई थी, मैं ये कराई है टॉपिक में. तो वर्क डन टू रोटेट अ मैग्नेट इज दिस वन. ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि इस अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे कि तो उसमें क्या लिखा है कि पहले जो ये मैग्नेट है ना वो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, ऐसा कुछ लिखा है. इसको समझेंगे हम लोग ऐसा ऐसा. लिखा है कि मैग्नेट है ना मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसको वहां से घुमा के 90 डिग्री पे टर्न किया, मतलब थीटा को हमने 90 कर दिया. ठीक है, ऐसा लिखा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन वाली पोजीशन से उसको 90 डिग्री एंगल पे लेके गए. उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा ना, सपोज वो वर्क है W1. टेक एन एग्जांपल. ठीक है, तो ये जो वर्क है ना W1 किया मैंने, इट इज n टाइम्स W2. वो n टाइम्स बड़ा है W2 से,
अब W2 क्या है सर? W2 वर्क है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन से, W2 भी दूसरा वर्क है, इट्स अ वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन टू द 60 डिग्री एंगल। मेरिडियन से 60 तक लेके जाने के लिए जो वर्क हुआ ना, वो W2 है सपोज, उसका n टाइम्स W2 इज W1। अब W1 क्या है? वो वर्क है मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री घुमाने का। जो मैंने यहाँ पे बताया, समझा क्या W1 W2 क्या है? Yes. एक काम करो, टेक्स्ट बुक में वापस क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो। देखो क्या लिखा है, वर्क डन, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन is n times the work done to rotate it through 60 degree। अब समझा क्या क्वेश्चन? यस सर। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा सर ये मेरिडियन वगैरह क्या कर रहे हैं इसका। देखो समझा देता हूँ, मेरिडियन मतलब थीटा एंगल 0 होगी फिर, ठीक है। देखो लुक एट दिस, सपोज ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, BH लिखा है मैंने, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब कहीं पे भी जाओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी ना, एवरीवेयर इट विल बी विथ यू। तो एक बात, अगर आपने मैग्नेट को ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। सपोज मैंने मैग्नेट रख दिया नॉर्थ साउथ पोल, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसको घुमा के किस डायरेक्शन में लाना चाहेगा? बी के डायरेक्शन में ना। बी के डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं इसका फाइनली कहाँ जाएगा, ये बी के डायरेक्शन में ही जाने वाली है निडल, तो ऐसे रहेगी, ठीक है। ठीक है, अब जिनको याद है मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई थी, जब मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया था, मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था मैंने, जो ये BH है ना, BH BV डिप एंगल, सब याद करो, वो सब मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वही होता है जो BH का डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में BH है वही मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, इसका मतलब है कि मैग्नेट जो है वो B के डायरेक्शन में, थीटा 0 लेंगे। तो एक काम करो, अभी आप थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। थीटा 0 से 90 लेके जाने के लिए जो वर्क है ना, वो W1 है, और थीटा 0 से 60 लेके जाने का जो वर्क है वो W2 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? W1 is, ठीक है, देखो W1 को क्या लिखोगे बोलो? इट विल बी MB cos θ1 minus cos θ2 ना, तो cos 0 minus cos 90 ऐसा लिखेंगे। MB आएगा। हाँ, W2 को क्या लिखोगे? MB cos 0 minus cos 60। Try to understand this what I written। मैंने लास्ट के स्टेप्स लिखे हैं, दो ध्यान से इसको पढ़ो और समझो। सर N2 आएगा। हाँ, तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, ये ऐसा हो गया, इक्वल टू n टाइम्स cos 0 अगेन 1, cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये ऐसा रहा 1 इक्वल टू n इंटू हाफ, तो n मस्ट बी 2 आ रहा है, देखो समझा क्या क्वेश्चन? Yes. क्लियर? यस सर। चलो एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कोई लेक्चर है क्या स्टूडेंट्स? मेरे नो। तो एक लास्ट कर देते हैं, 5 मिनट आगे जाएगा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 देखो। हाँ, इलेक्ट्रॉन इन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है ना, उस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, विथ स्पीड दिया है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है। फाइंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, लुक एट द स्क्रीन, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इससे करंट बनता है। अब ऐसे बोल सकते हो कि इस ऑर्बिट में करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ करंट ना, तो करंट है, इससे जो ये मिलती है डाइपोल मोमेंट बनती है। पहले उसने डाइपोल मोमेंट पूछा है, ठीक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है मतलब ये मैग्नेट है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट पूछी है। इसकी आई थिंक अगर आपको याद है, डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला थी EVR/2, आई थिंक, राइट है कि रॉन्ग है? देख लो एक बार। Yes. आपने बोला एग्जाम में भी आया था ये, तो आप पढ़ के गए होंगे ना, तो यही है। तो इसमें Yes. E का वैल्यू ये डालना है 1.6 × 10⁻19, V वेलोसिटी दिया है इलेक्ट्रॉन का 2 × 10⁻6, R रेडियस दिया है ऑर्बिट का, इट इज 5.3 × 10⁻11, ये डेटा दी गई है, देखो डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट हो जाएगा ऐसे,
जस्ट आपको क्या करना है, 5.3 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पावर्स देखो, पावर्स, अगर आप पावर्स को ध्यान से देखोगे तो 10⁻24 पावर आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो 5.3 इंटू 1.6 खाली मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। फिनिश इन योर नोटबुक। 8.48. 8.48. हाँ, लेट्स सी क्या आंसर गिवन है। हाँ देखो, टेक्स्ट बुक का ही तो देख के नहीं बताया ना मुझे आंसर। हाँ सर No. 8.88 आ रहा है मेरे को। 8.48 आ रहा है। 8.48 आया. हाँ देखो, वही आंसर गिवन है, 8.48 इंटू 10⁻24। उसके बाद देखो, अब इसमें देखोगे क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा। देखो एक काम करो, एक चीज याद करो, ये जो m है ना, m मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो डायपोल मोमेंट बन रही है, डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, तो किस चीज का रेशो हो गया, ये रेशो है मोमेंटम, डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। इसको मैंने गैरोमैग्नेटिक रेशो नाम दिया था, याद है? Yes. Yes. और इसकी वैल्यू E/2m होती है हमेशा, E/2 में आया था, थियरी में चेक करो, गैरोमैग्नेटिक रेशो वाज E/2m, ठीक है। तो सोचो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, थियरी में है ये, डायपोल मोमेंट अपॉन L, दिस इज कॉल्ड गैरोमैग्नेटिक रेशो, और इट इज इक्वल टू E/2m। इसमें से L को निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, ठीक है, L को निकालना तो इजी है, L विल बी 2m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय E, ऐसा आ जाएगा। 2 m is a mass of electron which is 9.1 into 10⁻31। m हमने अभी भी निकाला ना, वो 8.34 into 10⁻24, 8.48 सॉरी, 8.48 जो भी है वो लिख लो, डिवाइड बाय E का वैल्यू है 1.6 into 10⁻−19। ये जो छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इसमें आप ये कर सकते हो, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31। जिनको याद है ये 8.48 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5.3 इंटू 1.6 ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8.48 आया था ना। इससे क्या होगा, 1.6 कैंसिल हो जाएगा एटलीस्ट। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं निकालना है, जस्ट अप्रोक्सीमेटली इफ आई फाइंड, सो 2 इंटू 9.1 तो कितना होगा, 18 होगा। बस सिर्फ इतना करना है, 18 इंटू 5.3, 18 5 90 होता है, ठीक है, लेकिन ये 18 इंटू 5.3 है, तो कर लेते हैं, 95.4 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का। तो आंसर नियरली 19 कितना आएगा, 95.4 इंटू 10⁻−36 के आसपास आने वाला है। 35 दिया है, हाँ 9 पॉइंट में दिया ना मैंने, 95 लिखा है। हाँ मैच हो रहा है, देखो समझा ये स्टूडेंट्स? ठीक है, Yes. पूरा नोट कर लो अच्छे से सिस्टमेटिकली जो भी लिखना है, क्योंकि बाद में नोटबुक में पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट। MVR भी लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ MVR भी चलता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज MVR, वो भी चलेगा, ठीक है, समझा? ठीक है, सो आई होप कुछ क्वेश्चंस जो आज करा है क्लियर है। Yes. Yes. हाँ 50% करा दिए हैं न्यूमेरिकल, जो थोड़े 50% बाकी हैं, आप प्रैक्टिस करो, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, भले कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तो बाकी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। ओके ठीक है, विल मीट नेक्स्ट टाइम। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी। क्लियर है ऑल? ठीक है, सो ओके, इट्स ओके, विल स्टॉप नाउ, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके।